हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, ये वीडियो हिस्ट्री ऑनर्स 6 सेमेस्टर के न्यू सिलेबस CC 14 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शीत युद्ध को आप लोग देखेंगे। दोस्तों, शीत युद्ध को कोल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे ये कोल्ड वॉर की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसकी क्या प्रकृति है, इसकी होने की क्या उद्देश्य है और क्या कारणों की वजह से ये जो शीत युद्ध है ये दुनिया को देखनी पड़ी। तो पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय गवाए, आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे ही चलते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत जन का कमेंट होता है कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं। तो मैं पहले आपको कोल्ड वॉर क्या है यानी शीत युद्ध क्या है वो पहले समझाता हूँ। उसके बाद नोट्स कैसे लिखना है यानी आपका आंसर कैसे राइटिंग करना है वो बताऊँगा। ठीक है, तो पहले आप लोग समझिएगा। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग 2 विश्व युद्ध की मार झेल चुके हैं अभी तक। ठीक है, पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। 1945 में क्या हुआ था, मित्र राष्ट्र ने धुरी राष्ट्र को हरा करके द्वितीय विश्व युद्ध खत्म किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते जितने भी मित्र राष्ट्र के भी जो सदस्य थे वो ज़्यादातर लोग डूब चुका था। ठीक है, यानी उन लोगों का किसी किसी का आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था, कोई इतना तंगी हालत में था, कोई पूरा उसका तबाह हो चुका था, मतलब पूरा ज़्यादातर देश तबाह हो चुका था। ठीक है, लेकिन दो देश देश ऐसा था जो शक्तिशाली थे और अपने आप को बड़ा दिखा रहे थे। पहला था USA और दूसरा था USSR। ठीक है दोस्तों, ये USSR का मतलब रशिया। इन दोनों के बीच में शक्तियों का प्रदर्शन होने लगा, यानी अमेरिका बोल रहे थे कि हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और रूस बोल रहा था हम सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, बल्कि एक कूटनीतिक तरीके से युद्ध हुआ। ठीक है, सिर्फ तू तू मैं होता रहा और इसी को कहा जाता है शीत युद्ध। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या उद्देश्य है, आगे हम लोग पूरा वीडियो में समझेंगे। बस आप लोगों का जो फ्रेम है, ढांचा एकदम समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और किस बेसिस पे पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का टॉपिक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, शीत युद्ध की प्रकृति, उद्देश्य और कारणों की विवेचना करें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व का शक्ति संतुलन बिगड़ गया है, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो विश्व का जो शक्ति का संतुलन था वो बिगड़ चुका था। जर्मनी, जापान, इटली की पराजय के बाद यूरोप के राष्ट्र दुर्बल हो गए, यानी ये जो देश था ये द्वितीय विश्व युद्ध में हार चुके था और ये दुर्बल बन चुके थे। ब्रिटेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और वे विजय होते हुए भी अद्वितीय श्रेणी के राष्ट्र बनकर रह गए, यानी ये विजय राष्ट्र के थे कौन, ब्रिटेन और फ्रांस, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कारण यही था कि इन लोगों का अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गया। इन लोगों ने सबसे पहले काम ये किया कि अपने अर्थव्यवस्था को संभाला और ये लोग सुपर पावर बनने का चक्कर में नहीं रहा, बस अपने अंदर में ही ये लोग सिमटा हुआ। ठीक है, अब रूस और अमेरिका विश्व के प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। दोनों ही विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। अतः दिन प्रतिदिन प्रतिद्वंदितावादी बढ़ती गई। फलतः विश्व
2 शिविर में बंट गए। यानी जो रूस था और अमेरिका था, उन दोनों में दिन प्रतिदिन टकराव होता गया और विश्व, पूरा का पूरा विश्व 2 भागों में बँट गया। दोस्तों, विश्व 2 भागों में बँट जाना का मतलब अब ज्योग्राफिकल 2 भागों में बाँटना नहीं होता है, यानी 2 विचारधाराओं में बँट गया। दो क्या-क्या विचारधारा है, आगे हम लोग देखेंगे। एक शिविर साम्यवादी देश का था, जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। यानी एक विचारधारा था साम्यवादी विचारधारा और दूसरा था पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है। दूसरी शिविर पश्चिम के पूंजीवादी देश का था, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। आप लोगों को समझ में आ रहा है इन दोनों के बीच क्यों टकराव हुआ? क्योंकि इन दोनों का विचारधारा मेल नहीं खा रहा था। नव स्वतंत्र राष्ट्र अथवा दुर्बल राष्ट्र इन दोनों में से किसी न किसी को अपना नेता मान रहे थे और उन्हीं के राजनीतिक निर्देश के अनुसार अपने विभिन्न राष्ट्रों का विकास कार्यों में संलग्न हो गए। यानी जो देश नया मतलब स्वतंत्र हुए थे और कुछ देश जो दुर्बल भी था, वो अपना आइडियल इन्हीं देश को मान रहे थे और क्या कर रहे थे, अपना आइडियल मानते हुए इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। ये दोनों महाशक्तियाँ आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो गए कि एक या एक से कई राष्ट्र मिलकर इनका सामना नहीं कर सकते। यानी इतना पावरफुल हो गया कि अगर अब 2-3 राष्ट्र भी मिलकर के इसका सामना करते तो उसके सामने नहीं टिक पाते, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों शक्ति गुट अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि कर रहे थे। इससे मतभेद, तनाव और वैर विरोध वृद्धि हुई। विश्व राजनीतिक तनाव युद्ध जैसी स्थिति पहुंच गई, किंतु वास्तविक युद्ध से डरते थे। अतः युद्ध जैसी बनी हुई इस तनाव स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। दोस्तों, क्या है, ये दोनों जो देश था, ये अपने आप में सुपर पावर बनने के लिए सभी काम करने लगे। यानी अपने आप सामाजिक स्थिति, उन लोगों का इकोनॉमिकली पावरफुल बनने लगे, हथियार भी रेडी करने लगे, सब कुछ करने लगे, लेकिन कभी भी लड़ाई नहीं किया क्योंकि वो लोग डरते थे। क्योंकि विश्व 2 वर्ल्ड वॉर झेल चुका था, इसलिए जो युद्ध का माहौल था, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, इसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फ्री में मत देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को गुरु दक्षिणा के तौर पर एक लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अब शीत युद्ध की अर्थ और प्रकृति को जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले सोवियत संघ और अमेरिका स्वार्थवश एक हो गए। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो दोनों एक हो गए थे। कारण क्या था? क्योंकि दोनों साथ में मिलकर के धुरी राष्ट्र के विरुद्ध लड़ना था। परंतु बाद में दोनों के मध्य मतभेद गंभीर रूप से धारण करने लगे। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और अपने अपने स्वार्थों के कारण मतभेद ने विश्व में एक गहरा तनाव उत्पन्न कर दिया। यानी जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, जीत गए, उन दोनों के बीच अब टेंशन होने लगी, इसीलिए दोनों अलग अलग होने लगे। इस तनाव व युद्ध की स्थिति को ही शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक भव्य युद्ध है, मतलब मुंह से बोलने वाला वैक युद्ध है, ठीक है। बोलने वाला सिर्फ युद्ध है, कोई हथियार वाला युद्ध नहीं है, जिससे पत्र पत्रिकाएं, रेडियो व प्रचार साधनों द्वारा लड़ी जाती है। यह एक प्रचारात्मक युद्ध था, यानी प्रचार करने वाला युद्ध था, जिनसे एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणता विचार का सहारा लेते हैं। यानी जब अमेरिका प्रचार करते हैं तो रूस के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, और जब रूस कहीं पर प्रचार प्रसार करते हैं, कहीं दूसरे देश जाते हैं, तो अमेरिका के विरुद्ध उल्टा खराब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा लड़ाई था, कूटनीतिक युद्ध था। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं,
शीत युद्ध अस्त्र शस्त्र से ना लड़ा जाकर अन्य साधनों से लड़ा जाता है। इस युद्ध में किसी भी पक्ष के एक भी व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, परंतु इस युद्ध के द्वारा भयानक विनाश और लाखों हत्याओं की संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी इस युद्ध से किसी एक को भी मारा नहीं गया, लेकिन इनका जो पद्धति था इससे हजारों लाखों लोगों की हत्या हो सकती थी। ठीक है, शीत युद्ध एक ऐसी युद्ध है जिससे रण क्षेत्र मनुष्य का मस्तिष्क है। यानी इनका जो रण क्षेत्र है, लड़ाई का मैदान है, ये मानव का मस्तिष्क था। ठीक है, यह मनुष्य के मन से लड़ा जाने लगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं वाला युद्ध है। अतएव इसे स्नेह युद्ध भी कहा जा सकता है। यानी स्नेह का युद्ध, मारपीट वाला युद्ध नहीं, प्यार का युद्ध। यह विभिन्न देशों के संबंधों और घृणा और वैमनस्य से गंदा कर देता था। यानी बस विचारधारा को इधर से उधर करना, इनके खिलाफ अनाप शनाप बोलना, यही था शीत युद्ध। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के बारे में कुछ बोला है जो आपको कोटेशन के रूप में लिखना है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का एक नया रूप है। यानी जो शीत युद्ध है वो एक पद्धति है जो पुरातन जो शक्तिशाली धारणा है ना, उसका नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न हो करके दो भीम आकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। यानी उनका मानना है ये जो रूस है और अमेरिका है, ये सिर्फ और सिर्फ विचारों से बोलने वाला युद्ध नहीं, बल्कि एक भीम की आकार वाला शक्तिशाली देश है जो अपने शक्ति का संघर्ष कर रहा है, उनके विचारों का संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना समझिए, बस जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। कोटेशन है, इसमें आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बाकी जितना बताया जा रहा है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग दोस्तों चलते हैं। वस्तुतः शीत युद्ध विश्व के दो विरोधी विचारधारा, दो पद्धति, दो गुट और दो आर्थिक चैतन्य सारणियों से उत्पन्न तनावों का परिणाम था। यानी जो शीत युद्ध था ये दो विचारधारा, दो पद्धति, दो तरीकों का युद्ध था। ये विरोधी विचारधारा पूंजीवादी और साम्यवादी है। इनमें से एक जनतंत्र का सहारा लेता है, दूसरे सर्वहारा वर्ग के तानाशाह का। दोस्तों ये जो साम्यवादी विचारधारा है ये एक्चुअल तानाशाह विचारधारा का साथ लेता है, और जो पूंजीवादी विचारधारा है ये जनतंत्र का साथ लेता था। ठीक है, यह गुट नाटो और वार्सा पैक्ट के समर्थक थे। इनका संचालक अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डिलेस और सोवियत संघ के अधिनायक जोसेफ स्टालिन द्वारा किया गया था। यानी ये जो एक्चुअल इसका जो शीत युद्ध का जो सूत्रधार था अमेरिका के ओर से उनका विदेश मंत्री था जॉन फॉस्टर, और सोवियत संघ के जो वहाँ के अधिनियावाद यानी तानाशाह था स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया था। वस्तुतः शीत युद्ध का हम युद्ध न कहकर युद्ध का वातावरण कह सकते हैं। इसका मुख्य साधन उग्र एवं नर्म सभी प्रकार का कूटनीति दांव-पेच खेलना है। यानी ये जो युद्ध है ये कुछ नहीं, बस एक दांव-पेच का खेल है, युद्ध का वातावरण है तथा दूसरे के पक्ष को कमज़ोर बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, बोल बोल के उसका कमज़ोर करने का एक पद्धति है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल आपका हल हो जाएगा, और शीत युद्ध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप लोग अभी हम लोग क्या देखे, शीत युद्ध का प्रकृति कैसा था, किस माहौल पे बना था। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का क्या उद्देश्य था, क्यों हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर विश्व शांति और सुरक्षा का नितांत आवश्यक था, मतलब बहुत ज़रूरी था। आपसी झगड़ा ना हो और यदि हो तो शांतिपूर्ण निपटाया जाए। इस दृष्टि से
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था की स्थापना की गई जो विश्व में शांति और अमन का संचालन करे, और इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इससे संपूर्ण विश्व में एक आशा का लहर दौड़ गई, किंतु आशा की यह मधुर कामना बहुत दिन तक नहीं टिका और युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों का गुट दो गुट बन गया। यानी जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र अब बना है, अब दुनिया में सिर्फ शांति और अमन फैलेगा, लेकिन जो बनाया था मित्र राष्ट्र के द्वारा, कुछ समय के पश्चात मित्र राष्ट्र ही दो गुट में बंट गया। ठीक है, और साम्यवादी और पूंजीवादी देश में दो गुट बंट गया। इनमें पारस्परिक द्वेष, विमनस्य और एवं अपने प्रभाववर्धन के लिए होड़ लग गई। इनमें एक गुट का अगुवाई अमेरिका तो दूसरा गुट का अगुवाई रूस करने लगे। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि दोनों जीवन दर्शन अलग अलग थे। अमेरिका लोकतंत्र और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद को। किंतु परिस्थितिवश युद्ध में दोनों को फर्स्टवाद का विरोध एकजुट होकर युद्ध करना पड़ा। दोस्तों क्या था, पहले से ही अमेरिका और जो सोवियत संघ था, उन दोनों का विचारधारा, उन लोगों का पद्धति, शासन पद्धति अलग अलग था। ठीक है, विचारों में एकदम पहले से ही अलग अलग था, लेकिन फिर भी वो लोग को एक साथ लड़ना पड़ा। कारण था ये फासिस्टवादी। दोस्तों जो फासिस्टवाद जो है, ये एक विचारधारा है जो इटली में मुसोलिनी के द्वारा उत्पन्न की गई थी। ठीक है, इटली में फासिस्टवादी और जर्मनी में नाजीवादी, ये एक विचारधारा था। इन लोगों का मानना है कि संपूर्ण देश में यही विचारधारा चलना चाहिए। ठीक है, अन्यथा संपूर्ण विश्व में ही नहीं, संपूर्ण यूरोप में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में फासिस्टवादी का चपेट आ जाता है। यानी अगर वो लोग साथ नहीं मिल कर के लड़ते तो संपूर्ण जो विश्व है वो फासिस्टवाद विचारधारा में तब्दील हो जाता। ठीक है, ये दो अनुपति जर्मनी और इटली फासिस्टवादी ताकत के पतन के बाद पश्चिमी शक्ति और रूस में अस्थायी मित्र में दरार पड़ना प्रारंभ हो गया। यानी क्या था, ये दोनों जो इटली और जर्मनी को ख़त्म होने के बाद, यानी इन दोनों का विचारधारा को समाप्त करने के बाद अब क्या हुआ, इन दोनों का जो शक्ति है और इन दोनों का जो मित्रता है, इन मित्रताओं में दरार पड़ने लगा। ठीक है, अब दरार का कारण आप सभी जानते हैं कि उन दोनों का विचारधारा ही मेल नहीं खाता है। विश्व समस्याओं और विजित राष्ट्रों को लेकर उनमें गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए। यानी जो जीता गया प्रदेश है, उन देशों का बंटवारा को लेकर और टेंशन होने लगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कीचड़ उछालने लगे। फलतः वैमनस्य बढ़ गया और वैर विरोध इतना बढ़ गया कि विश्व दो गुट में बढ़ गया। यानी इन दोनों का आपसी झगड़ा के कारण पूरा का पूरा जो विश्व है दो गुटों में बंट गया। दोनों गुट के प्रतीक चौधरी थे, क्रमशः एक अमेरिका है, दूसरा सोवियत संघ। इस प्रकार शीत युद्ध का उदय हुआ। पारस्परिक अविश्वास का वातावरण ने दोनों चौधरियों ने अपने अपने क्षेत्रीय सैनिक संगठन बनाए और एक दूसरे की कूटनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य मार्च पर पराजित करने का प्रयास किया है। यानी क्या किया, जब मान लीजिए इन लोगों का लड़ाई कैसा होता था, मान लीजिए अमेरिका ने किसी टाइम 50,000 सैनिक की नियुक्ति किया। ठीक है, तो उसके बाद तुरंत 60,000 सैनिक का या कर लेता था, अपॉइंट कर लेता था रूस। तो ऐसा लोग के बीच में मतलब विचारधाराओं का युद्ध होता था, और इसी को ये क्या कहा जाता है, शीत युद्ध। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब दोस्तों कारण एक एक ठो करके हम लोग कारण डिस्कस करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है शीत युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे। दोस्तों पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। सामान्यतः
शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण सन 1917 का बोल्शेविक क्रांति माना जाता है। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ। पश्चिमी राष्ट्र ने इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आशंकित होने लगे। उन्होंने इसे विश्व में फैलाने के रोकने के लिए इसे समाप्त करने के लिए विचार बना लिया और हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यानी दोस्तों ये शीत युद्ध का कारण माना जाता है रूस को, क्योंकि रूस में 1917 में युद्ध हुआ था, रूस की क्रांति, तो वहाँ पर एक विचारधारा उसी टाइम पनपा था, उसी को कहते हैं साम्यवादी विचारधारा। और दूसरा जो देश था वो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे, इनका जो पद्धति था इनको नहीं मानते थे। इसीलिए जो दूसरा राष्ट्र था वो हिटलर को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे और उकसा रहे थे कि तुम लोग जो रूस है, रूस के ऊपर आक्रमण करो और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हो जाए। ठीक है, तो ये एक कारण था। दोस्तों आगे हम लोग कारण देखते हैं, बहुत सारा कारण है। ठीक है, आपको जितना याद हो उतना ही लिखना है। द्वितीय मार्च का प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा सर्वाधिक हानि पहुंचाए जाने पर हिटलर ने मित्र राष्ट्र से अनुरोध किया कि विरुद्ध दूसरा मार्च खोल दे, लेकिन रूजवेल्ट और चर्चिल काफ़ी समय तक टालते रहे। इससे स्टालिन को समझ में यह बात आ गई कि पश्चिमी देश रूस को नष्ट हुए देखना चाहते हैं। यानी क्या हुआ, जब हिटलर ने एक एक करके रूस पर आक्रमण करता गया तो क्या, जब उसका जो शासक था स्टालिन, तो स्टालिन ने मदद मांगा किससे, अमेरिका के रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से। तो ये लोग क्या किया, ये लोग पहले तो मदद देने के लिए रेडी ही नहीं हुआ। इससे स्टालिन को लगा कि ये जो देश है अमेरिका, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका को मानते थे, ब्रिटेन को नहीं। ठीक है, वो स्टालिन मानता था कि ये जो अमेरिका है ये हम लोग को डुबाना चाहता है। इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले ही इन दोनों के बीच में मन में खटास था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, युद्धोत्तर उद्देश्यों का अंतर। सोवियत संघ और पश्चिमी देश के युद्ध उपरांत उद्देश्यों में अंतर था। यानी जब युद्ध का उपरांत मतलब युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों का जो उद्देश्य था उसमें चेंजेस था। भविष्य में जर्मनी से अपना सुरक्षा के लिए सोवियत संघ ने यूरोप के देश से अपना प्रभाव को क्षेत्र लाना चाहता था। यानी क्या था, ये जो रूस था ये भविष्य में कोई भी देश जैसे रूस के ऊपर ध्यान ना दे, रूस से डरे, इसीलिए अपना जो प्रभाव था वो बढ़ाना चाहता था। लेकिन इसके विरोध, इसके उल्टा में जो अमेरिका था वो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करना चाहते थे। इससे वो लोग क्या चाहता था कि सोवियत संघ और कभी आगे बढ़ के किसी भी छोटे देश को ऊपर जुल्म ना करे। इसी उद्देश्य से वो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थापना किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं सोवियत संघ द्वारा एल्टा समझौता की अवहेलना। दोस्तों एक समझौता था सोवियत संघ और अन्य राष्ट्र के साथ, तो उसका अवहेलना मतलब ये जो संधि था उसका मानना नहीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसलिए भी ये शीतयुद्ध हुआ। सन 1945 में एल्टा सम्मेलन में, दोस्तों ये एक एल्टा शहर है, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें स्टालिन, रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल ने कुछ समझौता किए थे। लेकिन स्टालिन ने पोलैंड में अपना सुरक्षित लुम्बिन सरकार लादने का प्रयत्न किया। यानी इसमें एक समझौता यह था कि कोई देश का स्थिति कैसा है हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो स्टालिन था, स्टालिन क्या किया, पोलैंड पे अपना एक लुम्बिन का मतलब होता है अपना चलने वाला कठपुतली सरकार लादना चाहते था। ठीक है, इससे चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया में युद्ध विराम समझौता और यल्टा एवं पोस्टवेथम संधि का उल्लंघन किया और मित्र राष्ट्र
ने सहयोग देने से इनकार कर दिया। यानी जो पहले बात हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उस आधार पे काम नहीं किया, इसलिए सोवियत संघ का मदद देने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि टेंशन कैसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद देख रहे हैं रूस द्वारा वाल्केन समझौता का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने सन 1944 को चर्चिल के पूर्वी यूरोप का विभाजन का स्वीकार कर लिया था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले चर्चिल ने एक सीमा का निर्धारण किया था, उसको स्वीकार कर लिया था रूस ने। किंतु युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने समझौता का अतिक्रमण करते हुए साम्यवादी दल को खुलकर सहायता दी और वहाँ सर्वहारी तानाशाही स्थापित कर दी। इससे पश्चिमी देश नाराज होने लगा। यानी जो सीमा का नामांकन हुआ था वो पहले तो माना, लेकिन बाद में उसको मानने के लिए मतलब मानना यह कर दिया, पूरा का पूरा नेगलेक्ट कर दिए। और साथ ही साथ जो मतलब स्टालिन था, वो उन्होंने जो तानाशाही व्यवस्था है उसको ही स्थापित किया। ठीक है, अब यूनान और संयुक्त सोवियत संघ का हस्तक्षेप, यूनान पे जो सोवियत संघ था उसका हस्तक्षेप होगा। सन 1944 में एक समझौता के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया है। यानी ये जो यूनान था वो ब्रिटेन के अंडर में रहने के लिए स्वीकार किया, परंतु बाद में सोवियत संघ के प्रोत्साहन से पड़ोसी साम्यवादी राष्ट्र अल्बानिया और यूगोस्लाविया और बुल्गारिया आदि द्वारा यूनान कम्युनिस्ट छापा मारों के परंपरागत राजतंत्रीय शासन उखाड़ फेंकने के लिए सहायता दी जाने लगी। यानी क्या हुआ, पहले तो ये लोग अमेरिका ब्रिटेन का शासन में ही रहने स्वीकार किया, बाद में लेकिन जब मतलब गुप्त ये लोग क्या किया, ये सब पहले सोवियत संघ का ही पार्ट था, है ना। सोवियत संघ ने इनडायरेक्टली ये लोग को मदद किया कि आप लोग काहे दूसरे का गुलामी झेलेंगे, यानी उकसाया। ठीक है, उकसाया, इसीलिए वो लोग उनके विरुद्ध विद्रोह किया। तो विद्रोह से भी तो इन लोगों के बीच में तो टेंशन होगा, क्योंकि जो ब्रिटेन था वो जानता ही था कि ये सब का काम कौन कर रहा था, ये सब काम सोवियत संघ ही कर रहा था। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट कारण को देखते हैं, टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ नेरी के कुछ प्रदेश वास्फोकस में नाविक अड्डा बनाने के अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू किया। यानी क्या था, जो संयुक्त सोवियत संघ था उन्होंने टर्की पर दबाव डालना शुरू किया कि ये सब क्षेत्र आप हमें दीजिए और उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, नौसैन्य अड्डा बनाएंगे, यानी नेवी का अड्डा बनाएंगे। इससे आप लोगों का भी फायदा होगा, हम लोगों का भी फायदा होगा। यानी एक दबाव डाल रहा था, ठीक है, एक प्रकार का। इससे क्या हुआ दोस्तों, ये जो पश्चिमी देश था ना, इसका विरोध किया। पश्चिमी देश शांति चाहता था और वो लोग नहीं चाहता था कि कोई जो शक्तिशाली देश सोवियत संघ था वो किसी को डरा धमका के उसका सीमा को छीने। ठीक है, उसके बाद था दोस्तों नेक्स्ट कारण था परमाणु बम का आविष्कार। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण परमाणु बम का आविष्कार था। अमेरिका और ब्रिटेन को परमाणु बम पर अभिमान हो गया। यानी जो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था वो परमाणु एटम बम भी था। ठीक है, एटम बम कारण क्या था, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के पास परमाणु बम था, इसलिए उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा अभिमान था। ठीक है, सोवियत संघ से परमाणु बम के रहस्य को छुपाया गया, यानी उन लोगों को बताया नहीं कि किस तरह से बम बनता है। अतः इस कारण भी दोनों पक्ष में मनोमिलन्य की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। कारण क्या है आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, और एक कारण दोस्तों था सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग।
दोस्तों ये वीटो पावर क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी देश हैं, ठीक है। 5 स्थायी देश है। उन लोगों को एक पावर दिया गया है और वहाँ पर एक नियम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई एक डिसीजन लेना हो तो पाँचों का राय निश्चित है। एकदम पूरा डिसीजन लेना के लिए पाँचों का राय होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर डिसीजन कैसे मतलब बदलता है। उन लोगों को एक पावर दिया गया है जिसे वीटो पावर कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 4 देशों का पूरा एग्री हो गए कि किसी एक बिल को पास करेंगे और ये 5वां देश ने कह दिया कि हम वीटो पावर का प्रयोग करते हैं, हमें ये जो योजना है या फिर ये जो बिल है इसको एग्री नहीं करते हैं, तो ये बिल तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसका शीत युद्ध से क्या संबंध है आपको बताते हैं। दोस्तों जो 4 देश होता था ये कोई ना कोई प्लान लाते थे, लेकिन जो सोवियत संघ था वो इसको के ऊपर पानी फेर देता था। कारण क्या था, वो नहीं चाहता था सोवियत संघ कि किसी प्रकार से ये जो अमेरिका है वो दुनिया में आगे बढ़े या फिर कोई ऐसा काम करे जिससे उसको और पॉपुलैरिटी मिले, ठीक है। सोवियत संघ ने अमेरिका और पश्चिमी देश के प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया। वीटो मतलब क्या है समझ में आ गया, यानी कोई जो ये है बिल है उसको ख़त्म करना ही वीटो है, ठीक है। वीटो का दुरुपयोग के कारण पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ का आलोचना करने लगा, यानी वीटो जब बार बार प्रयोग करेगा तो उसका आलोचना होने लगा और इसी कारण अमेरिका ने उसका जो बदला है वो शीत युद्ध के रूप में लिया। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का जो शीत युद्ध के प्राकृतिक उद्देश्य और कारण। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग उनका परिणाम को देखेंगे, परिणाम भी इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपको एक लाइक और एक कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम ना आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।